हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बच्चों प्रमुख रूप से जो नाइन्थ क्लास की जो भूगोल है इसका दूसरा अध्याय यानी कि दूसरा चैप्टर के बारे में बात करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिस प्रकार से पहला चैप्टर पढ़ा था और उसका सारा क्वेश्चन आंसर भी किया था। इसी प्रकार से हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव और इसके सब्जेक्टिव लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सारे चीज़ों का अच्छी तरह से सोल्यूशन करा करके मैं आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोगों को जब भी आप लोग 10th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या आप लोग को नहीं आएगी और मैट्रिक परीक्षा में आप लोग का 90% मार्क्स आसानी से अर्जित हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग का नाम है, चैप्टर का अध्याय का नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावाच। पहले हम लोग चैप्टर का हेडिंग को समझ लेते हैं, इसका मुख्य शीर्षक को समझ लेते हैं, उसके बाद सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है पहले भौतिक स्वरूप। देखिए बच्चों, भौतिक स्वरूप मीन्स क्या हुआ, जैसे मैं अगर आपको मैं देखूं, मान लीजिए आप ए नाम का एक लड़का है और आप या फिर कुछ भी है बच्चों, लड़का है या लड़की है, मैं आपको देखूं तो आपको देख करके मैं जो चीज़ आपका बाहरी चीज़ को मैं बता सकता हूँ उसको बोलेंगे भौतिक स्वरूप। जैसे आपकी दो आंखें होंगी, नाक होगा, मुंह होगा, फेस होगा, बालें होंगी, काली बाल होगा, दो टांगे होगी, दो हाथ होगा, इस प्रकार से। तो ये सारे चीज़ जो हमको बाहर से दिख रहा है ये सारा चीज़ होगी आपका भौतिक संरचना या भौतिक स्वरूप, भौतिक आकार। जो चीज़ आपके अंदर होगा वो आपको वो चीज़ मैं नहीं बता सकता हूँ। जैसे आपका बिहेवियर कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो कि नहीं, तो ये सारा चीज़ आपका अंदर की बातें हैं, आप किस प्रकार से सोचते हो, तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ सारा चीज़। तो ये जो चीज़ मैं आपको बाहर से देख करके बता सकता हूँ उसको बोलेंगे बच्चों भौतिक। उसी प्रकार से यदि मैं भारत को ले लूँ और मान लीजिए इस प्रकार से ये भारत जैसा देश है, तो भारत को मैं देखूँ और भारत को देख करके मैं बताऊँ भाई कि भारत का उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, भारत का दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का पश्चिम में सिंधु नदी है, भारत का पूरब में ब्रह्मपुत्रा नदी है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल यानी कि बांग्लादेश जो दूसरा देश हो गया पश्चिम बंगाल होते हुए गंगा नदी बहती है। तो इस प्रकार से मैं ये जो सारा चीज़ बता दूंगा इसको मैं कहूँगा भारत की भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक संरचना। आया समझ में सारा चीज़? अच्छा, ये समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग भौतिक संरचना, इसका संरचना यानी कि इसका निर्माण कैसे हुआ है ना, ये सारा चीज देखेंगे। निर्माण होने के बाद प्रमुख रूप से देखेंगे कि उच्चावच यानी कि आपका उच्चावच किसको बोलेंगे बच्चों, धरातल धला जो धरातल है इसकी आकृति कैसी है, किधर आपका ऊंचा भाग है, किधर पठारी क्षेत्र है, किधर पर्वतीय क्षेत्र है, कहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है। जैसे राजस्थान में मरुस्थल है, इस प्रकार से पता चला हमको कि। और उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। फिर उसके बाद जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद जो आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र आता है तो ये प्रमुख रूप से आपका पहाड़ी क्षेत्र आता है। उसके बाद मध्य प्रदेश से नीचे जाएंगे महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, तो ये नीचे का जो क्षेत्र होगा ये प्रमुख रूप से पठारी है ना, प्रायद्वीपीय पठार। तो इस प्रकार से ये सारा चीज़ क्या कहलाएगा, मिला करके उच्चावच कहलाएगा। समझ में आ गया ये सारा चीज़? चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय को। समझ में आ गया? चले, हमारे देश का आकार विशाल है, यानी कि भारत का आकार कैसा है बच्चों, बहुत ही विशाल है। हम लोगों ने पहला चैप्टर में पढ़ लिया इसके बारे में, जिसके कारण इसके भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है। इसके भौतिक स्वरूप में इसकी क्या पाई जाती है, वैरायटी पाई जाती है। कहीं पर आपको पर्वत मिलेगा, कहीं पर आपको पहाड़ मिलेगा, कहीं पर आपको पठार मिलेगा, कहीं पर मैदान मिलेगा। समझ में आया? चलिए, कहीं ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत हैं तो दूसरी ओर ठोस क्या है, पठारी भाग है और दूर दूर तक चौरस दिखाई देने वाला विशाल मैदान फैले हैं। अर्थात यहाँ सभी प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास हुआ है, यानी कि जितनी भी प्रकार की स्थल की आकृति होती है उन सारे स्थलाकृतियों का विकास हुआ है किसमें, भारत में। कहीं पर आपको पर्वत भी दिखेगा तो कहीं पर आपको पठार ही पठार दिखेगा, कहीं पर आपको बड़ा गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान देखने को मिलेगा जहाँ पर काफ़ी अच्छी फसल होती है, उपजाऊ, जो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है ना। ये सभी स्थलाकृतियाँ सभी जगह एक समान नहीं है। विशाल पर्वतीय भाग कहीं बर्फ से ढका है तो कहीं उन पर घने वन उगे हैं। इसी प्रकार नदियां पठारी भाग को काट छाट कर ऊबड़ खाबड़ बना दिया है। देखिए यहाँ पर क्या समझने का है बच्चों कि ये सभी स्थलाकृतियां क्या है, सभी जगह एक समान नहीं है। कहीं पर क्या है, आपका विशाल पर्वतीय भाग आपको बर्फ से पूरा पूरा ढका हुआ मिलेगा। जैसे आप लोग जम्मू कश्मीर चले जाएं, हम हिमाचल प्रदेश चले जाएं या फिर उत्तराखंड चले जाएं, ये सारा क्षेत्र क्या है, पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। जबकि आपका कहीं पर उससे थोड़ा सा दूर जाएंगे, बिहार वाला, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा वाला क्षेत्र में, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मैदान ही मैदान देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से
कहीं पर क्या है, वन, घने वन पाए जाते हैं। जैसे आपका प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तट पर यहाँ पर क्या है बच्चों, घने वन है। महाराष्ट्र का क्षेत्र में भी है। इसी प्रकार नदियाँ पठारी भाग को काट छाट कर ऊबड़ खाबड़ बना दिया है। यानी नदियाँ क्या किया है, ऊबड़ खाबड़ बना दिया है। किसको काट करके, मिट्टी को काट करके, कहीं पर खूब ज़्यादा काट करके दूसरी जगह ला करके जमा कर दिया है। इस प्रकार से नदियों ने क्या किया, काट छाट किया है। विशाल मैदान के समतल रूप को नदियों की खाड़ी कगार ने प्रभावित किया है। इसे हम मोटे तौर पर चित्र 2.1 पर देख सकते हैं। हम लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये 2.1 जो चित्र है, यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया गया है किस प्रकार से सारा चीज़ों को। ये आपका प्रमुख रूप से पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद ये आपका गंगा सिंधु का मैदान हो गया। उसके बाद ये मालवा और फिर दक्कन का पठार, ये जो कि आपका किस में स्थित है, दक्षिण भारत में स्थित है। इसके अंतर्गत आपका क्या क्या आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, केरल आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, उसके बाद तेलंगाना आ जाएगा। ये सारे राज्य क्या है, आपका दक्कन का पठार, और उसके बाद आपका प्रमुख से मालवा का पठार इसी के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद फिर प्रमुख रूप से ये नीचे वाला क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है हिंद महासागर वाला क्षेत्र, है ना। तमिलनाडु के बाद हिंद महासागर आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए स्थलाकृति में कितनी विविधताएं हैं बच्चों, यहाँ पर कितनी हाइट है, ऊंचाई कितनी है, और यहाँ का हाइट देखिए कितना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए। तो इस प्रकार से ऊंच नीच पूरे भारत में समान रूप से मतलब कि नहीं है। कहीं पर खूब ज़्यादा ऊंचाई है तो कहीं पर खूब ज़्यादा नीचाई भी है। ठीक है, तो ये सारा हम लोगों ने चित्र 2.1 में देख लिया। भारत का वर्तमान भौतिक रूपरेखा तैयार होने में करोड़ वर्ष लगे हैं। यानी कि भारत जो अभी वर्तमान में आप देखते हैं, प्रमुख रूप से उत्तर में हिमालय को देखते हैं, दक्षिण में आप पर्वतीय पठारी क्षेत्र को देखते हैं, और उसके बाद जो है इस क्षेत्र में आप मैदानी वाला क्षेत्र को देखते हैं। तो ये कोई एक दिन में नहीं बना, इसका निर्माण क्या हुआ है, करोड़ों वर्ष लगा है इसके निर्माण में। ठीक है, और इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ एक बाह्य शक्तियों जैसे अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण का भी अहम भूमिका रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर तो करोड़ों वर्ष लग गया बनाने में। अब इसमें क्या हुआ कि इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ, भूगर्भीय हलचल क्या हो गया, भू मीन्स होता है बच्चों जमीन, और गर्भ मीन्स होता है पेट। तो जमीन का पेट किसको बोलेंगे, यानी कि जो भूमि है, जो आपका लैंड है, ये मान लो पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी के ऊपर वाला क्षेत्र हो गया जहाँ पर मानव रहता है, ये ऊपर वाला क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र में मानव मनुष्य रहता है। और अच्छा, इसके अंदर वाला भाग क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसके अंदर वाला जो ये भाग है, ये भाग क्या कहलाएगा आपका, इसका पेट कहलाएगा, यानी कि गर्भ कहलाएगा। तो इसके गर्भ में क्या होगा बच्चों, हलचल होगा, जैसे भूकंप, जैसे सुनामी, जैसे भूस्खलन या फिर हिमस्खलन, है ना। ये सारे चीज जो घटनाएं होती है, इसके कारण क्या होता है, प्रमुख रूप से अपक्षय की क्रिया होती है, अपर्दन का क्रिया होता है, और निक्षेपण की क्रिया होती है। तो तीन चीज यहाँ पर आप लोग को समझना है गजब तरीके से, अन्यथा ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि सही से नहीं जाएगा। ये तीनों चीज समझ लीजिए, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। सबसे पहला चीज है बच्चों अपक्षय। अपक्षय किसको बोलेंगे, जब कोई प्राकृतिक हलचलों के कारण क्या होगा बच्चों, कोई बड़ा सा चट्टान क्या हो, टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए, इसको बोलते हैं अपक्षय। अपक्षय यानी कि टूटना फूटना, चट्टानों का टूटना फूटना। तो ये हो जाएगा, जैसे ये आपका एक बड़ा सा चट्टान है, ये टूटेगा और टूट करके छोटा छोटा सा टुकड़ा बन गया इस प्रकार से, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपक्षय। ठीक है, ये एक क्रिया हो गया। दूसरा क्रिया है आपका अपर्दन। अच्छा, अपर्दन किसको बोलेंगे, देखिए बच्चों, जो बड़ा सा टुकड़ा कट करके ये अपक्षय वाला जो चीज किया था, अपक्षय की क्रिया के द्वारा जो ये छोटा छोटा टुकड़ा बना था ना, जब ये छोटे छोटे टुकड़े क्या होंगे, जब ये छोटे छोटे टुकड़े पानी के द्वारा, हवा के द्वारा या किसी अन्य कारण के द्वारा क्या हो, उस स्थान से दूसरे स्थान में चले जाए, चाहे बह करके, चाहे हवा के साथ, या किसी भी तरह से दूसरे स्थान में स्थानांतरित कर दें, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपर्दन। जैसे बच्चों, एक नदी क्या करती है, उत्तर प्रदेश से मिट्टी को काट करके बिहार में ला देती है, बिहार की मिट्टी को काट करके पश्चिम बंगाल पहुंचा देती है, और पश्चिम बंगाल की मिट्टी को काट करके कहाँ पहुंचा देती है, सागर में पहुंचा देती है। तो इस प्रकार से क्या किया उन्होंने, मिट्टी का अपर्दन किया। हम लोग कहते हैं ना, मिट्टी, नदियां क्या करती है, नदियां मिट्टों का अपर्दन करता है। अपर्दन मतलब कि वो काट छाट करके एक स्थान से दूसरे स्थान लेके चले जाएगा। अपक्षय में क्या हो रहा था, एक स्थान से टूट करके वहीं पर रुक रहा था, लेकिन जब वो टुकड़ा दूर चले जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अपर्दन। समझ में आ गया। चलिए बच्चों, बहुत अच्छी बात है, दो चीज आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करना नहीं भूलेगा, ठीक है। तीसरा चीज है निक्षेपण। निक्षेपण किसको बोलेंगे, जब अपर्दन की क्रिया होगी, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े एक स्थान से
चल करके दूसरे स्थान पहुंच जाएगा तो वहां पर जो जमा हो जाएगा बच्चों, जो जमा हो जाएगा तो उन प्रक्रिया, इसको बोलेंगे जमा होने की क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, निक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर जमा हो गया तो इसको बोलते हैं निक्षेप। समझ में आ गया? 3 चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अच्छा है, अब आगे बढ़ते हैं। भूगर्भ शास्त्रियों ने भौतिक स्वरूप के निर्माण को बताने की कोशिश की है, यानी कि जो भी भूगर्भ शास्त्री हैं, जो भी भूमि के अंदर जो भी हलचलें होती है, भूकंप आता है, सुनामी आती है, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, या किसी अन्य प्राकृतिक घटनाएं होती है भूगर्भ में, तो इस प्रकार से उसको क्या बोलते हैं, भूगर्भ शास्त्री। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भारत का जो भौतिक स्वरूप निर्माण हुआ है, इसको मतलब कि इसके कारण को, ये किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है, इसको बताने की क्या किया है वो लोग ने, कोशिश किया है। इस संदर्भ में कई सिद्धांत प्रचलित है, यानी कि कई वैज्ञानिकों ने क्या किया, कई निम्न मतलब कि विभिन्न तरह के सिद्धांत दिए। जैसे किंतु वर्तमान में अधिकतर भूगर्भ शास्त्रियों ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर सहमति दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या होती है बच्चों, कि भूगर्भ शास्त्रियों ने क्या कहा कि पृथ्वी जो है, जो पूरा का पूरा जो स्थल वाला भाग है, यानी कि पूरा अर्थ, ये क्या है, ये 7 टुकड़ों में बटा हुआ है, बड़ा बड़ा 7 प्लेटों में बटा हुआ है। किसमें? बड़ा बड़ा 7 प्लेटों में बटा हुआ है टोटल। और ये सातों प्लेटें क्या करती है, गति करती है एक स्थान से दूसरे स्थान। ये इधर जाती है, जैसे आप लोग का किस प्रकार से गति करती है, ये मान लीजिए इधर जा रही है, ये प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है, ये प्लेट इस तरफ जा रही है, ये प्लेट ऊपर की तरफ, ये प्लेट नीचे की तरफ। इस प्रकार से प्लेटों में गति हो रही है, पूरा का पूरा स्थल भाग क्या हो रहा है, गति कर रहा है बच्चों। तो ये इसी को हम लोग बोलेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इंग्लिश में बोलेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और हिंदी में बोलेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। बहुत ही अच्छा सिद्धांत है बच्चों, और इससे सारा चीज़ आपका समझ में आ जाएगा। इसी सिद्धांत के अंतर्गत, इसी सिद्धांत की सहायता से हम लोग पूरे अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। समझ में आ गया? इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण भूपर्पटी कई प्लेटों में विभाजित है। कई प्लेटों का बात बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 7 बड़े प्लेट और छोटे छोटे भी कई प्लेट है, लेकिन आपको 7 बड़ी प्लेटों का नाम याद रखना है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसी का क्या है, इसी का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, कुछ यहाँ पर नोट पॉइंट के रूप में दिया हुआ है। प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग तुजो विल्सन नाम का एक आदमी है, उन्होंने 1965 ईस्वी में किया, किंतु इस सिद्धांत को सबसे पहले सर्वप्रथम W.J. मॉर्गन साहब ने 1967 में प्रतिपादित किया। यानी कि इसका यूज किसने किया, इस शब्द का प्लेट विवर्तनिक, तो वो किया था तुजो विल्सन साहब ने। और इस सिद्धांत को किसने दिया था, तो W.J. मॉर्गन साहब ने 1967 में प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी जो परपटी है बच्चों, 6 एवं 9 छोटी छोटी प्लेटों से बनी है। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 6 बड़ी प्लेटें, लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर देगा आपको 60। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका स्पेशल बिहार बोर्ड की किताब है बच्चों, ये बीटीसी जिसको कहते हैं ना। अगर आप लोग के पास ये किताब नहीं है तो आप लोग खरीद लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका जो है प्रमुख रूप से क्या करूँगा, एक फ़ोटो जो है आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, यानी कि ज्योग्राफी का, भूगोल का एक फोटो पिक्चर आप वहाँ से देख करके खरीद लेंगे। ये पूरा का पूरा बिहार बोर्ड के लिए आप लोगों का इंपॉर्टेंट रूप से। ठीक है, तो 6 कौन सी प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें? एक है आपका ऑस्ट्रेलिया या फिर भारतीय भूखंड, दूसरा है अफ्रीकी भूखंड, तीसरा है अमेरिकी प्लेट या अमेरिकी भूखंड, चौथा है यूरेशियाई भूखंड यानी कि यूरेशियाई प्लेट, पांचवा है प्रशांत भूखंड यानी कि प्रशांत प्लेट, और लास्ट छठा है आर्कटिक यानी अंटार्कटिक प्लेट। समझ में आ गया? कुछ छोटी प्लेटें भी है, लेकिन आप लोग को छोटी प्लेटों पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। ये छोटी छोटी प्लेटें हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो बड़ी प्लेटें हैं बच्चों, इनके नाम आपको ध्यान रखना है। आइए दिखा देते हैं थोड़ा सा मैप में। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। सबसे पहला है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है बच्चों, ये इस प्रकार से है, आपका ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आपका है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इस प्रकार से है। उसके बाद आपका ये है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट यूरोप और एशिया को मिला करके बना है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, इस प्रकार से चल जाएगा, तो ये हो जाएगा यूरेशियन प्लेट यानी कि यूरोप और एशिया को मिला करके। ठीक है, उसके बाद है आपका दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ऊपर है वो आपका उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो प्रमुख रूप से कितना हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया 2, एक यहाँ पर 3, एक यहाँ पर 4, एक यहाँ पर आपका हो गया 5, और एक आपका अंटार्कटिक प्लेट है जो आपका किसमें है, नीचे है। देखिए ये वाला भाग, ये जो ऐसे करके है ना बच्चों, ये वाला भाग
ये नीचे वाला प्लेट है अंटार्कटिक प्लेट। तो इन प्लेटों में क्या हो रही है, गति हो रही है। ये प्लेट मान लो ऊपर जा रहा है तो ये प्लेट इस दिशा में जा रहा है, तो ये प्लेट इस दिशा में जा रहा है। इस प्रकार से गति हो रही है लगातार, और इन्हीं प्लेटों में कभी क्या हो जाती है, टकराव होती है। कभी इस प्रकार से मान ली एक प्लेट आ रही है, कभी एक एक प्लेट इधर से आ रही है। जब दोनों में टकराव होगा तो बच्चों क्या होगा, कंपन होगा, और कंपन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, भूकंप यानी कि उस उपस्थिति होगी, यानी कि भूकंप का निर्माण होगा, यानी कि भूकंप का झटका महसूस किया जाएगा, है ना। इसी प्रकार से क्या हो सकता है कि कभी ये मान लो दो प्लेट है तो दोनों प्लेट इधर भी जा सकता है, एक प्लेट इधर चले गया, एक प्लेट इधर चले गया, है ना। इस प्रकार से ये भी घटना हो सकती है। या मान लो एक प्लेट इधर जा रही है, इस प्रकार से इधर जा रही है, और इसी के समांतर दूसरी प्लेट भी जा रही है, इस प्रकार से, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, इस प्रकार से गति करती है प्लेटें। चलिए आगे बात करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार भूप्रपट्टी के सबसे पुराने भागों में से एक है। यानी कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है बच्चों, वो जो है भारत का सबसे पुराना भाग है। प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन आता है, ये जो दक्षिणी भारत का क्षेत्र है, जैसे इसमें आ जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये जो क्षेत्र है प्रमुख रूप से किसमें आ जाएगा, प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं स्थल खंड का वह टुकड़ा जो तीन तरफ से जल से यानी पानी से घिरा हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। समझ में आ गया। चले, प्रायद्वीप पठार क्या हुआ, सबसे पुराना अगर भाग पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना जमीन, भारत का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है, तो आपको आंसर देना है प्रायद्वीपीय पठार। समझ में आ गया। ये वह खंड है जो पृथ्वी के प्रथम ठोस हुए धरातल का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उसी समय भारत का जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, उसी समय इसका भी निर्माण हुआ था। समझ में आया। चलिए, ये भूखंड कभी समुद्र में नहीं डूबा, अर्थात ये भाग भारत का सबसे प्राचीन, सबसे कठोर और मूल भूखंड है। यदि भारत का कोई मूल टुकड़ा है तो वो कौन सा है बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र जो सबसे पुराना भी है, सबसे कठोर भी है, और ये भारत का मूल भूखंड है। यहाँ पर आपको पठार के रूप में मिलेंगे, छोटे छोटे पर्वत भी देखने को मिलेंगे, और प्रमुख रूप से यहाँ पर क्या होगा बच्चों, किस प्रकार की काली और लाल मिट्टी पाई जाएगी। इसमें जो है प्रमुख रूप से कपास की खेती अधिक होगी, गन्ने की भी खेती बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग को तो मालूम है गन्ना की खेती कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, महाराष्ट्र में। कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र जो है क्या है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर कपास, गन्ना, नारियल, इन सारी चीज़ों की अच्छी खासी खेती होती है। आगे बात करते हैं। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर के शैलों में दबाव एवं तनाव उत्पन्न होता है। इस कारण कभी क्या होता है, मोड़ या फिर भ्रंशीकरण या फिर ज्वालामुखीय क्रियाएं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन यहाँ पर शब्द हैं, इन तीनों चीज़ों को आप लोग को अच्छी तरह से समझ लेना होगा, ठीक है। देखिए, जब भी प्लेटें गति करती है बच्चों, तो प्लेटें क्या करती है, कभी आपस में टकरा जाती है, कभी प्लेटें इस प्रकार से टकरा जाएगी। तो जब टकराएगी बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, चाहे तो मोड़ यानी कि वलन हो जाएगा, या भ्रंशीकरण हो जाएगा, या फिर ज्वालामुखी क्रियाएं होगी। किस प्रकार से, देखिए, ये मान लीजिए आप लोग समझ लीजिए कि दो प्लेट है, इस प्रकार से एक प्लेट है और दूसरा प्लेट आपका इस प्रकार से है, ठीक है। ये दोनों प्लेट, ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इस प्रकार से इधर आ रही है। अब देखिए बच्चों, ये प्लेट जब इसके तरफ जाएगा और ये प्लेट जब इधर आएगा, तो ये क्या होगा बच्चों, ये टकराएगा, और टकराने के बाद हो सकता है कि बीच वाला भाग ऊपर उड़ जाए, है ना। अगर ऊपर उड़ जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर निर्माण होगा पर्वत का, जिसको बोलेंगे वलन। क्या बोलेंगे बच्चों, वलन, ठीक है। अगर ये दोनों चीज टकरा करके पर्वत या पहाड़ का निर्माण करेगा तो इसको बोलेंगे पर्वत यानी कि वलन बोलेंगे। और यदि ये दोनों प्लेट टकरा करके नीचे धंस जाता है, अगर नीचे धंस जाएगा तो इसको बोलेंगे भ्रंश, ठीक है। दो चीज हो गया आपका, एक हो गया वलन और एक हो गया आपका भ्रंश, दो चीज हो गया। अच्छा, अगर दोनों चीज टकराए और टकराने के बाद जो पृथ्वी के अंदर जो भूगर्भ में, पृथ्वी की भूप्रपट्टी के नीचे जो गरम गरम पदार्थ है, मान लीजिए मैग्मा जिसको बोलते हैं बच्चों, यानी कि उसमें जो है प्रमुख रूप से लोहा ये सब चीज़ पदार्थ होता है, तो वो टकरा करके अगर पृथ्वी के किसी भी छेद से बाहर निकल जाए, बहुत तेजी से वो बाहर निकल जाए, बहुत गर्म पदार्थ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं ना। ये तो पदार्थ जब बाहर निकलता है तो वो क्या हो जाती है, जम जाती है ना। ये तो आप लोग पढ़े होंगे ज्वालामुखी क्रियाएं क्या होती है। चले आगे बात करते हैं। सामान्य रूप से या सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गति को क्या किया गया है, तीन वर्गों में बांटा गया है। कुछ प्लेट क्या होती है, एक दूसरे के करीब आती है, तो कुछ प्लेट एक दूसरे के दूर जाती है, तो कुछ प्लेट एक दूसरे के समांतर चलती है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की गति हो गई, है ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है और विनाशी प्लेट सीमांत प्लेट का निर्माण करता है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के निकट आएगा, देखिए बच्चों समझने का प्रयास कीजिएगा, जब पृथ्वी का दो प्लेट
मान लीजिए कोई भी दो प्लेट, मान लीजिए एक प्लेट का नाम है ए, एक प्लेट का नाम है बी, ठीक है। ये दोनों प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है, तो जब नज़दीक आएगा बच्चों तो क्या होगा, टकराएगा। टकराएगा तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हो सकता है कि भूकंप आए, हो सकता है कि अगर खूब तेज़ी से टकराएगा तो कोई जो है ज़मीन का टुकड़ा क्या हो, नीचे भी धंस सकता है, या कोई भी टुकड़ा जो है ऊपर भी निकल सकता है पहाड़ पर्वत के रूप में। तो इस प्रकार से ये जो दोनों प्लेट जब ये क्रिया करती है तो इसको बोलते हैं विनाशकारी प्लेट। इस प्रकार से जब ये करेगा बच्चों तो इसको बोलेंगे विनाशी प्लेट सीमांत। आया समझ में। चले आगे बढ़ते हैं। कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, तब तब निर्माणक प्लेट सीमांत का निर्माण करती है। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के दूर जाए, ये प्लेट मान लो इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे निर्माणक प्लेट, निर्माणक प्लेट सीमांत। आया समझ में। ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों दूर जा रहा है। जब दूर जाएगा, मान लीजिए इस प्रकार से भी हो सकती है घटना बच्चों। मान लीजिए ये प्लेट है, ठीक है। अब ये प्लेट क्या हो गया, इसी प्लेट में कोई बल के कारण एक प्लेट इधर भाग गया, एक प्लेट इधर भाग गया टूट करके, ठीक है। तो इस प्रकार से निर्माण, दो पदार्थ निर्माण हो गया एक पदार्थ से, है ना। एक चट्टान से दो चट्टान का निर्माण हो गया, एक प्लेट से दो प्लेट का निर्माण हो गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग प्लेट निर्मांत सीमांक, यानी कि निर्माणक प्लेट सीमांत। आगे बात करते हैं। परंतु जब दो प्लेट एक दूसरे को रगड़ कर या फिर रगड़ते हुए विपरीत दिशा में जाती है तो उसे संरक्षी प्लेट सीमांत कहते हैं। संरक्षी प्लेट सीमांत क्या हुआ बच्चों, देखिए मान लीजिए एक प्लेट ये है, ये आपका इस प्रकार से इधर जा रही है, और इसी प्रकार से एक प्लेट ये भी है, ये भी इधर ही जा रही है। तो ये प्लेट जब आगे की दिशा में गति करेगा बच्चों, तो ये प्लेट आगे की आकर के क्या करेगा, इस हो सकता है कि इस प्लेट को थोड़ा सा घर्षण करे, इस प्लेट के साथ थोड़ा सा क्या करे, उसके साथ थोड़ा सा रगड़ मारे, और रगड़ मारते हुए सीधा आगे निकल जाए, है ना। कभी आप लोग देखते हैं ना, गाड़ी चलाता है लोग, तो गाड़ी मतलब कि सड़क पर देखते होंगे दो बाइक या फिर दो मोटरसाइकिल वाले क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को पीछे करते हैं ना। तो इस प्रकार से यदि मान लीजिए ये गाड़ी इधर से जा रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, तो इस प्रकार से यदि दोनों में टकराव हो जाता है तो क्या होता है, ये काफ़ी खतरनाक होता है। तो यहाँ पर क्या होती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, हो सकता है कि यहाँ पर मृत्यु भी हो जाता है आदमी का, है ना, इस प्रकार से। तो ये काफ़ी खतरनाक होता है इस प्रकार से। अगर हो सकता है क्या कि एक आदमी इधर चल रहा है और इसी दिशा में दोनों आदमी चल रहा है, तो हो सकता है कि कभी दोनों का टकराव हो, दोनों का घर्षण हो जाए दोनों के बीच में, इस प्रकार से, है ना। और ये क्या होता है कि जिसको बोलते हैं निर्माणक, तो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, इस प्रकार से बोलेंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी दिक्कत है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती है तब या तो वे टकरा करके टूट सकती है या फिर एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। देखिए बहुत ही गजब का यहाँ पर लाइन लिखा है बच्चों कि जब भी दो प्लेट करीब आएगी, जब दो प्लेट करीब आएगी तो वह टकराएगा, 100% टकराएगा। और टकराएगा तो चाहे तो वहाँ पर दो चांस बन सकता है, दो संभावनाएं हो सकती है। चाहे तो वहाँ पर प्लेट टूटेगा, अगर टूटेगा तो वहाँ पर दो प्लेटों का निर्माण हो जाएगा, और या फिर क्या होगा, वहाँ पर एक प्लेट फिसल करके दूसरे प्लेट के नीचे चल जाएगा, यानी कि भ्रंश घाटी का निर्माण कर लेगा। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति एवं आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का आधारभूत विकास भी इसी प्रकार की गतियों से हुआ है। समझ में आ गया। भारत का जो निर्माण हुआ है इसी प्रकार की गतियों के कारण ही हुआ है। भारत का जो हिमालय पर्वत है इसी के कारण ये निर्माण हुआ है। भारत का उत्तर का विशाल मैदान जो गंगा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान कहलाता है वो भी इन्हीं गतियों के कारण ही हुआ है। पृथ्वी की यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, इसको भी पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई है। यानी कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है कितना अरब वर्ष पूर्व, 5 अरब वर्ष। 5 अरब किसको बोलेंगे, 500 करोड़, 500 करोड़ को बोलते हैं 5 अरब, ठीक है। तो पृथ्वी का निर्माण हुआ 500 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी की इस आयु को 4 महाकल्पों में बांटा गया है ना। बांटते हैं बच्चों, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके हम लोग उसके जो है वर्ष को, आयु को क्या करते हैं, बांट देते हैं। हम लोग क्या कहते हैं 0 साल, यानी कि जब जन्म लेता है 1 साल से लेकर के 10 साल तक रहता है तो क्या कहते हैं हम लोग उसको बच्चा करके बोलते हैं ना, बाबू यहाँ आओ, इस प्रकार से। और 10 से जब वो क्या होता है 30 की उम्र में रहता है तो क्या बोलते हैं, अभी बच्चा जवान है ना, इस प्रकार से। और 30 से फिर आगे बढ़ता है तो फिर और युवक वाला अवस्था आ जाता है, और फिर लास्ट में फिर बूढ़ा वाला अवस्था आ जाता है ना, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से पृथ्वी का जो 500 करोड़ वर्ष हुआ है, 5 अरब वर्ष हुआ है, तो उसको भी हम लोग बांटते हैं कितने में, तो प्रमुख रूप से 4 महाकल्पों में, 4 बड़े एरा में। एक है आपका औजैविक, दूसरा है आपका पुराजीव या प्रारंभिक, तीसरा है आपका मध्यजीव या द्वितीय, और चौथा है आपका नूतन जीव। नूतन यानी कि नया, इसी में जीव की उत्पत्ति होती है, नूतन में, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे अजोविक, दूसरा को बोलेंगे प्राइमरी या फिर पैलेजोइक, तीसरे को बोलेंगे मेसोजोइक या फिर इसको सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, और लास्ट वाले को क्या बोलेंगे बच्चों, सेनोजोइक, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
पुनः इन्हें कल्प यानी कि पीरियड में भी बांटा गया, फिर इसको छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। और पूर्व कैम्ब्रियन की सबसे लंबी अवधि हो रही है। यह पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से लगभग 55 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हुआ था। यानी कि जो पूर्व कैम्ब्रियन जो है वो सबसे लंबी अवधि है इसी की, और ये पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के कब तक, आज से लगभग 55 करोड़ वर्ष पुराने तक। आया समझ में बच्चों ये सारा चीज़। चले तो आगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अन्यथा ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा बच्चों। तो आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा आगे का चीज़, यहाँ से आप लोग को आगे पढ़ के आना है, ताकि जब मैं पढ़ाऊंगा, जब आप लोग को समझाऊंगा ना, वहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी समझाने में, आप लोग को समझने में, ठीक है। और कहीं पर भी डाउट होगा तो वहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में जाकर के मैं आपको आपके कमेंट का आंसर जरूर करूँगा, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। चैनल में अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्त भाई बंधु जो भी है उन लोग को भी ये चैनल शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर सारा चीज़ को अच्छी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। 100% मैट्रिक का भी सारा सिलेबस इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग को टेंशन नहीं लेनी बच्चों, किस प्रकार से आप लोग को एग्जाम देनी है, किस प्रकार से कॉपी लिखनी है, कितना क्वेश्चन कहाँ से आएगा, मैथ का किस प्रकार से तैयारी करनी है, हर चीज़ यहाँ पर आप लोग को बताया जाएगा टाइम पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।